स्वागत है आप सभी का। वेलकम करता हूँ, उम्मीद करता हूँ बढ़िया मस्त चकाचक बिंदास विकास। हम हैं अमरनाथ आपके साथ और एक लंबा वक्त बीता जा रहा है धीरे धीरे नियमित मिले हुए, और प्रयास रहेगा कि आज से ये कंटिन्यूटी आपको मिलती रहे, हम लोग आपसे नियमित मुलाकात करते रहें। कुछ व्यस्तताएं थी, कुछ अब सारी बातें रोज़ रोज़ आके बताने बहुत वाजिब नहीं, बस यूँ समझ लीजिए कि कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी। यूँ ही कोई तो हो जाए लेकिन अमरनाथ बेवफा नहीं होते। तो आइए शुरू करते हैं। प्रयास रहेगा कि आज से आपसे डेली मुलाकात होती रहे। हम अमरनाथ, और ये आपके लिए आज की जो कक्षा है लोअर पीसेस स्पेशल इसलिए लाए हैं। वैसे तो मैंने लोअर पीसेस वन शॉट सॉल्यूशन नाम से लोअर पीसेस का संपूर्ण पाठ्यक्रम एक बार करवा दिया है। आप क्लास खोजेंगे तो आपको मिल जाएगी, और लेखपाल में जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा था वह सब कुछ लोअर पीसेस के लिए सफिशिएंट था, क्योंकि जो सिलेबस है लेखपाल और लोअर का वो हूबहू बराबर है हिंदी का, इसमें कोई अंतर नहीं है। 10 क्वेश्चन हिंदी के वहाँ आने थे, 10 क्वेश्चन हिंदी के यहाँ आए। लेखपाल का पेपर जिन्होंने दिया उन्हें अंदाज़ा हो गया है कि हिंदी के लिए कोई तोप नहीं मारनी, और इसीलिए मैंने लोअर का कोई बैच नहीं लॉन्च किया। लेखपाल से पहले एक सीरीज लॉन्च की थी, उसमें कुछ 5-7 टेस्ट और अतिरिक्त देने का इरादा है, वो दे देंगे। उसके अलावा लोअर पीसीएस स्पेशल नाम से एक टेस्ट सीरीज अलग से लॉन्च कर देंगे, इतना आपके लिए कर दिया जाएगा। और वो भी अभी नहीं, तारीख वारीख पता चल जाए कि फलानी तारीख को पेपर है, तो उस हिसाब से कोशिश करेंगे कि ऐसा कर लिया जाए। तो बाकी आज एक बार पुनश्च पाठ्यक्रम देखते हुए आप इसको देख लें, क्योंकि आगे क्लास लोअर पीसीएस के नाम से मिले, सीसैट हमारी थंबनेल में लिखा हो, हमारे थंबनेल में सामान्य हिंदी लिखा हो, हमारे थंबनेल में जनरल हिंदी फॉर ऑल लिखा हो, इसको देखकर परेशान मत होइएगा कि हमारा नाम नहीं लिखा है, हमारी परीक्षक नाम नहीं लिखा है। लोअर हाई कोर्ट के लिए आर वही 10 क्वेश्चन के लिए जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़िए, सब परीक्षा बेहतर निपट जाएगी, इसकी चिंता न करिएगा। सारी परीक्षाएं आप होते देखते चले आ रहे हैं। आपने यूपीएसआई देखा, आपने आरओ देखा, आपने बड़ी भर्तियों की बात करें सिपाही देखा, पर जितना आप पढ़ते हैं आता वही है, इससे ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए आरंभ करते हैं। आज एक नज़र पुनश्च डाल लेते हैं सिलेबस पर। सिलेबस आप जानते हैं, पत्र लेखन आएगा। आप देखिए लेखपाल में पत्र लेखन नहीं आया सिलेबस में। अब सिलेबस इतना बड़ा और सवाल 10 पूछने हैं तो कहाँ से पूछें, तो कभी ये पूछ लेंगे कभी वो नहीं पूछेंगे, इसका मतलब नहीं पत्र लेखन इरेलेवेंट हो गया। पत्र लेखन अभी भी रिलेवेंट है, और पत्र लेखन को आपको पढ़ना हो गुरुजी डिटेल से, तो बस आप इतना कर लीजिए कि पत्र लेखन अमरनाथ ऐसा यूट्यूब पे लिख दीजिए। मेरी एक पत्र लेखन की क्लास, जब मैं ओबीएस पर किनारे कुर्सी बैठ के पढ़ाया करता था, वैसी क्लास दिख जाएगी। जाइए एक बार पारायण कर लीजिए, सारा पत्र लेखन सरकारी असरकारी दुनियादारी आ जाएगी। और वैयक्तिक व्यवसाय की इन सब बातों की चर्चा तो हम क्लास में गाय बगाए करते ही रहते हैं। खैर, दूसरा टॉपिक आ जाए, वर्णमाला का टॉपिक है। वर्णमाला के लिए क्या करें जी, वर्णमाला के लिए भी यही करें। विहंगावलोकन नाम से हमने एक श्रृंखला चैप्टर वाइज रिकॉर्ड कर दी है, एक बार वो चैप्टर वाइज विहंगावलोकन देख लीजिए, उससे हिंदी का बेसिक कंप्लीट तैयार हो जाएगा। लक्ष्य नाम से एक टेस्ट सीरीज प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उसमें भी हमने चैप्टर वाइज पढ़ाया है, वहाँ दोनों जगह वर्णमाला चेक कर लीजिए, अच्छे से मजबूत कर लीजिए, ये अभ्यास करते रहिए, वर्णमाला हो जाएगा। ठीक, अच्छा, आपको गजब आदमी मिलेगा। लोग आके यहाँ बताते हैं कि मेरा ये बैच ले लीजिए, उससे फ़ायदा हो जाएगा। हम बैच नहीं देना चाहते हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं कि आप ये फ्री पढ़ लीजिएगा। हाँ, अब इसके बाद भी अगर आपकी बुद्धि ना खुले तो क्या कहें। कहा है कि हमें मालूम है कि 10 क्वेश्चन के लिए बैच बनाना हमारी अंतरात्मा जगह ही नहीं देगी, इसीलिए नहीं बना रहे बच्चा। ठीक, और जितना बता दे रहे इतना पढ़ लोगे तो तुम्हारे 10 नंबर का काम हो जाएगा, ये भी पक्की बात बताए दे रहे हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। फिर शब्द रचना, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। आप लिखिए संधि, यूट्यूब पे लिखिए संधि अमरनाथ, संधि की थ्योरी पढ़ लीजिए हमसे। समास, उपसर्ग और प्रत्यय ये आपको मिल जाएंगे विहंगावलोकन श्रृंखला में नाम से जो चैप्टर वाइज श्रृंखला आई है उसमें, या लक्ष्य सीरीज में आपको मिल जाएंगे। आप व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, संबंध सूत्र सब पढ़ा डाला है। किसमें, यही श्रृंखला जो चलाई थी अभी विहंगावलोकन श्रृंखला, उसमें देख लीजिएगा। तत्सम तद्भव अर्ध तत्सम, आप तत्सम तद्भव नाम से लिखिए, तत्सम तद्भव विहंगावलोकन या तत्सम तद्भव अमरनाथ मिल जाएगी, उसमें भी आपको क्लास मिल जाएगी। पर्यायवाची, विलोम, शब्दयुग्मों का अर्थ, वाक्यांश के लिए संस्कृत भिन्नार्थक, समानार्थी, ये सब कुछ आपको अवेलेबल मिलेगा यहीं यूट्यूब पर नियमित श्रृंखला में। चैप्टर वाइज का बता रहा हूँ, आपको खोज खोज के मिल जाएगा। वर्तनी शुद्धि, वाक्य शुद्धि आएगी, वाक्य रचना के प्रकार, सरल संयुक्त मिश्र आएंगे, विराम चिन्हों का सही प्रयोग करना आएगा, मुहावरे लोकोक्ति आएगा। ये 10 टॉपिक कुल जमा आने हैं। इन 10 टॉपिक में सिलेबस इतना बड़ा है कि खाली व्याकरण के हिस्से 10 सवाल बनाए जा सकते हैं। वर्णमाला, संधि, समास मिला के 10 सवाल बनाए जा सकते हैं। लेकिन एग्जामिनर की न जाने क्या मनसा है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, जहां कुएं में भांग पड़ी है, ऐसे आयोग
सिलेबस बनाने का मतलब है कि इतना वहाँ बीघा भर के सिलेबस है और सवाल 2 का 10 पूछेगा, क्या मतलब है ये चुकुर चुकुर 5 यहाँ से 5 यहाँ से 5 यहाँ से 5 यहाँ से। अरे बढ़िया पेपर बनता था, 4 सेक्शन होते थे, जीएस कंबाइन आती थी, मैथ रीजनिंग, इस तरह से सवाल बनता था। लेकिन दिल को चैन कहाँ, दिल को सुकून कहाँ, जितना उलझा सकें, जितना परेशान कर सकें, इसी में आनंद मिलता है आयोग वालों को, तो क्या किया जाए। खैर ये हमारे दिल का और आपके दिल का साझा दर्द था। आइए अब मुद्दे की बात करते हैं। आज यह 25 प्रश्नों की बेहतरीन श्रृंखला लेकर आपके सम्मुख हाजिर हुए हैं। ये बस SSSC और सामान्य कक्षा की जो क्लासेस चलेंगी उनमें बस यही फर्क रहेगा, इसमें एक 5वां ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं होता है, बाकी परीक्षाओं में नहीं होता, बस इतना फर्क है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। किरण, पृथ्वी और शब्द किसके अनेकार्थी। आइए अब शुरू हो जाते हैं, कोई आप मत कहीं बंद। किरण, पृथ्वी शब्द किसके अनेकार्थी हैं। तो किरण, पृथ्वी और शब्द की बात करें, सॉरी किरण और पृथ्वी की बात करें तो किरण और पृथ्वी गो के अनेकार्थी हैं। गो का मतलब होता है किरण, गो पृथ्वी को कहा जाता है, गो इंद्रियों को कहा जाता है, गो गाय को कहा जाता है और गो बैल को भी कहा जाता है, सबको कहा जाता है। तो अनेकार्थी शब्द गो है। हस्ति माने हाथ होता है, कर माने किरण होता है, हरि माने भगवान विष्णु, हरि माने, ये सब अनेकार्थी हैं। हस्ति माने हाथी होता है और उर्दू में हस्ति का मतलब अस्तित्व होता है। कर माने हाथ होता है, कर माने सूंड होती है, कर माने किरण होती है, हरि माने वानर होता है, हरि माने बंदर होता है, हरि माने भगवान विष्णु होते हैं, हरि हरे रंग को भी कहते हैं, आदि 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 शब्द यह सब अनेकार्थी के भाव में, लेकिन किरण और पृथ्वी का अनेकार्थी गो मिलेगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द का चयन करिए। बेहतरीन सवाल है। अशुद्ध शब्द का चयन करिए, कौन है अशुद्ध शब्द। तो सद्योजात, पड़ोसन, साहित्यिक, राजनीतिक। राजनीतिक में कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सही लिखा है, राजनीति में एक जोड़ेंगे राजनीतिक हो जाएगा। साहित्यिक, साहित्य में एक जोड़ेंगे साहित्यिक हो जाएगा। सद्योजात शब्द कैसे बना है, सद्या माने तुरंत ही, जात माने पैदा हुआ, जो अभी अभी जन्म हुआ उसको सद्योजात बोलेंगे। जैसे मनः जा मनोज हो जाता है, ऐसे छोटा के बाद विसर्ग, विसर्ग के बाद जा रहा है तो ये क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। तो ये सद्या क्या बन जाएगा, सद्यो बनेगा और आगे लगा देंगे जात। इस तरह सद्योजात माने तुरंत ही उत्पन्न हुआ। गलत क्या है पड़ोसन पड़ोसन कोई शब्द नहीं होता जी, सही शब्द होता है पड़ोसी है। और पड़ोसी शब्द का स्त्रीलिंग जो होगा वो होगा पड़ोसिन, हाँ, ना कि पड़ोसन। ये बॉलीवुड वालों ने बिगाड़ दिया। नागिन को कहते हैं नागन, जोगिन को कहते हैं जोगन, तो जोगिन होता है, नागिन होता है, पड़ोसिन होता है। क्लियर है, कोई दुविधा नहीं रखनी, देयर इज नो पड़ोसन, पड़ोसिन। अच्छा, तीसरा सवाल है, शिव का पर्यायवाची दिए गए 4 ऑप्शन में से क्या है। बेहतरीन बेहतरीन सवाल, उत्तर लगाया जाए। तो भैया ये तो कई बार परीक्षा में मिल जाता है ना मध्वरी। देखो, मधु नामक शत्रु के दुश्मन, मधु नामक शत्रु को मारने वाले मध्वरी कौन है, भगवान विष्णु का पर्यायवाची। दिनमणि, सूर्य को कहा जाता है दिन की मणि, दिन में चमकने वाली मणि, दिनमणि सूर्य भगवान हो गए। अच्युतम के शवम, हाँ, तो ये कौन है, भगवान विष्णु हैं और भगवान कृष्ण हैं गजब बात। असल में हमारी क्लास में कुछ लोग आधे अधूरे पढ़ने वाले आ जाते हैं, जैसे वो देखते हैं यार बहुत लोग देख रहे हैं तो लाओ चले देख लेते हैं, तो कुछ लोग आ जाते हैं। अच्युत पर एक बात आ गई, यूपी में सवाल था तो एक कमेंट पढ़ा था तो याद आ गया। तो जैसे बहुत जने आते हैं इसलिए कि अच्छा इतने लोग देख रहे हैं, इतने लोग कह रहे हैं कि गोल टोपी वाले मास्टर ठीक पढ़ाते, चलो पढ़ लेते हैं, अब उस चक्कर में आ जाते हैं, लेकिन उनका हमसे फ्रिक्वेंसी मैच नहीं कर पाती, आधे अधूरे पढ़ते हैं। अच्छा, उसके बाद उनका मन करता है अच्छा ठीक है लाओ 2 4 10 क्लास देख ले, मास्टर कह ही रहा है 7 दिन देखोगे तो फंस जाओगे तो 7 दिन देख ले, लेकिन फिर भी उनकी प्रकृति हमसे मैच नहीं कर पाती है। तो वो बिना हमसे दिल नहीं मिलेगा तो हमारी हिंदी तुम में ना जाएगी, ये भी समझ लेना। तुम ये समझो कि इसका लाभ उठा के चले जाए तो नहीं लाभ उठा पाओ, तुम हमसे वो भावना न जुड़े तुमसे और तुमको खाली ये लगे कि अच्छा मास्टर है, कोई भी मास्टर पढ़ाता है उससे पढ़ के फायदा हो जाएगा ना, हमारा फायदा तभी होता है जब यहाँ से यहाँ कनेक्ट हो गए, वरना नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे लोग आ जाते हैं, कक्षाएं पढ़ते हैं, भावनात्मक जुड़ाव हो नहीं पाता है, बस उनको लगता है कि कहाँ सब पढ़ रहे हैं हम भी पढ़ के और चले जाएंगे, परीक्षा पास कर ले जाएंगे, गुरु से भाव नहीं आ पाता। अब ऐसे लोग क्या करेंगे, एक जने कमेंट करें, एक आपने तो अच्युत को ब्रह्मा का पर्यायवाची बताया था,
हमें हैरत हो गई यार, ये मैंने कब बता दिया ब्रह्मा का पर्यायवाची मतलब। तो हमने उस पर कमेंट किया कि भैया ये मैंने कब कहा। तो उस पर एक दूसरे भाई साहब आके कमेंट करे, तो क्या वो लड़का झूठ बोल रहा है? तो उस पर हमने एक वॉइस कमेंट किया कि जी ये जरूर झूठ बोल रहे हैं। यदि मैंने अच्युत को ब्रह्मा का पर्यायवाची अपने पूरे पेड क्लास या फ्री क्लास में कहीं बताया हो कि अच्युत ब्रह्मा का पर्यायवाची है, तो वो हमें आप दिखाएं, क्योंकि ये तो वीडियो में सब अवेलेबल है। ऐसा तो है नहीं कि गायब हो गया है कि ऑफलाइन क्लास है हम कह दें और फिर बात बदल जाए। अब तो जो कहा वो रिकॉर्ड हो गया, तो हम आपका फोटो लगा के सम्मानित करेंगे भाई साहब। तो मुझे हंसी जानते हो किस बात पर आई? इस बात पर आई कि ये वो लोग हैं जो दूसरों के कहे से हमसे पढ़ लेते हैं, लेकिन वो गुरु भाव या शिष्य भाव ला ही नहीं पाते हो। याद रखना, बादल बरसते हैं, कटोरिया अगर तुम अपनी पात्रता बढ़ा लोगे भर जाओगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो इसमें तुमको प्रमाण दे करके वही कमेंट करके जाएंगे बता के, जिन्होंने हमसे कोनो पेड बैच नहीं खरीदा है और वो लगातार खाली यूट्यूब पर हमसे फ्री कक्षाएं पढ़ रहे हैं, और उतने से ही अब वो परीक्षा देने जाते हैं तो जलवा जमा लेते हैं। जो पेड बैच खरीदे हैं उनको वो तो आनंद लेते ही लेते हैं, पूरी थ्योरी पूरा अभ्यास सब कुछ है उनके पास। लेकिन जो लोग ये खाली बस ये है कि माल नहीं है अमरनाथ की, तुम मुफ्त का उठा ले जाओगे, इससे फायदा उठा ले जाओगे, ये नहीं कर पाओगे। हमसे जुड़ जाओगे तो हम तुम्हारी क्लास में चलेंगे, पेपर हल करवाएंगे जैसे सबका करवाते हैं, लेकिन तुम जुड़ ना पाओगे। तुम सोचो माल की तरह उठा लें अमरनाथ को, तुम टेलीग्राम पर मास्टर का बैच मिल रहा है, इससे पढ़ करके जाएंगे फायदा उठा लेंगे, नहीं उठा पाओगे। यहाँ से यहाँ कनेक्शन होना चाहिए, बिना कनेक्शन के अमरनाथ का लाभ नहीं उठा सकते। और इस प्रश्न के उत्तर पर बात कर लें तो शिव का पर्यायवाची है धूर्जटी। धूर्जटी भगवान शंकर को कहते हैं। उसके अलावा भगवान शिव को शर्व कहा जाता है। इसके अलावा भगवान शंकर को गंगाधर कहा जाता है, शशांक शेखर कहा जाता है, शशि शेखर कहा जाता है, ललाटाक्ष कहा जाता है। ये सारे नाम भगवान शंकर के हैं जो आपको याद रखने। तो आइए अगले सवाल पर चलते हैं। बस इतना कहेंगे कि पढ़िए तो पूरा पढ़िए, आधा आधा ना पढ़िया करिए हमसे। और ऐसे वाले कमेंट करने से पहले सोच लिया कीजिए कि अमरनाथ में बात पढ़ाइए कि नहीं पढ़ाइए। निम्नांकित शब्द युग्मों में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म यानी एक जोड़ा गलत है। कौन सा जोड़ा गलत है? तो अघ और अनघ, भिज्ञ अभिज्ञ, पापी निष्पाप, हया बेहया। युग्म गलत नहीं बच्चा, एक युग्म सही है, सवाल गड़बड़ छप गया। निम्नांकित शब्द युग्मों में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म सही है, जो सही है उसको चुने। अघ अनघ, भिज्ञ अभिज्ञ, पापी निष्पाप, हया बेहया। आप तो मान ले गए, कंफ्यूज है लेकिन उत्तर तो लगा ही लेंगे चार में से हैं। अच्छा हाँ, एक तो ई लगा दिया जाए, रह गया भाई, इनमें से कोई नहीं। ये तो ट्रिपल एससी इसलिए बनाता है कि जब उसको समझ में ना आवे कुछ तो लगाए दे ही जाओ। हाँ, तो ये ई होता ही उत्तर प्रदेश का ई इसीलिए होता है। अभी का कोई मतलब है सवाल में? देखो, अघ नहीं अघी का अनघ होता है, भिज्ञ जैसी कोई चिड़ैया नहीं होती। सही शब्द अभिज्ञ होता है, ये यहां ना काटे, यहां लिख दे। तो आप देखिए, अघ नहीं अघी अनघ का जोड़ा चलता है, भिज्ञ नहीं अभिज्ञ अनभिज्ञ का जोड़ा चलता है। या तो अनभिज्ञ शब्द है या अभिज्ञ, भिज्ञ नाम की कोई चिड़ैया नहीं होती। पापी और निष्पाप का जोड़ा सही है, और हया और बेहया नहीं, बेहया के साथ हयादार का जोड़ा चलता है। ठीक, हया का विलोम बेहयाई होगा, बेहया नहीं, बेहया विशेषण है। बेहयाई माने जो जिसमें हया ना हो, बेशर्म मतलब बेहया होने के भाव को बेहयाई कहेंगे। हया भाववाचक संज्ञा, बेहयाई भाववाचक संज्ञा। हयादार एडजेक्टिव, बेहया एडजेक्टिव। पापी विशेषण, निष्पाप विशेषण। पाप का निष्पाप नहीं होता है, पापी का निष्पाप होता है। पाप का विलोम पुण्य होता है। अभिज्ञ नाम का कोई शब्द नहीं होता, अनभिज्ञ या तो अभिज्ञ होता है अनभिज्ञ होता है। अघ माने पाप होता है तो अनघ नहीं,
अघी माने पापी और अनघ माने निष्पाप, तो अघी, अनघ, अनभिज्ञ, अभिज्ञ, हयादार, बेहया, पापी, निष्पाप, ये सब सही होंगे। तो ओनली सी इज राइट आंसर, बाकी सब गड़बड़। आओ सवाल संख्या 5, नजरों से नीचे गिरना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ये यूपीपी में एज इट इज सवाल पूछा गया, हमें लगा आपसे डिस्कस कर लेना चाहिए। परीक्षाएं जब देने जाया करो तो एक कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो, अच्छा मुद्दा ये उनका भी दोष नहीं, उनके हिसाब से तो तीर मारना होता है, वो रटते हैं सवाल और एक प्रश्न का एक उत्तर रट लेते हैं। भाषा तो मतलब इतनी विस्तृत है कि अंदाजा नहीं। एक सवाल पे हैरत होती है, लड़ाई लड़ना, एक भाई साहब कह रहे हैं ये तो सजातीय क्रिया है, ये सकर्मक कैसे तो यही सब है, और ये सब आयोगों का एक हाल है। अब देखो वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, ये पूछा था उसमें क्या कहते हैं यूपीपी में, और यूपीपी में वर्णमाला में स्वर 11 उत्तर दिया एग्जामिनर ने। बाद में लोगों ने क्लेम लगा लगा के बेचारे एग्जामिनर को टेढ़ा कर दिया, उसने मान लिया 13। अब यूपीपी वाले मान लिए 13, अब वो 13 रटा के लोग बाग 13 एडजस्ट कर दिए। हाँ, जो खाली यूपीपी का झंडा बुलंद करते हैं वो मास्टर लोग 13 रटवाने लगे। अब यूपी 8080 3284 ने क्या माना 11, और इसमें भी लोगों ने क्लेम किया, लेकिन एग्जामिनर कंफ्यूज नहीं हुआ। एग्जामिनर ने तो जानबूझ के भर्ती फंसाई, 2 सवाल वाले जो गड़बड़ किए वो तो वाहियात हैं, उनका तो सारे सवाल बहुत बेहतरीन बनाए, जवाब भी बहुत बेहतरीन दिया। एक सवाल खाली विज्ञापन की बैसाखी वाला गड़बड़ था, इसमें तो मुझे लगता है आयोग में जो एग्जामिनर बैठा है हिंदी का वो ठीक है, लेकिन ये आयोग हमको सच में लगता है कि भर्ती जानबूझ के फंसाना चाहता है। ऐसे सवालों में विवाद डाला कि मतलब शर्तिया है कि लड़का मनबे नहीं करेगा, वो अइबे करेगा क्लेम करने, ऐसा किया। अब देखो 11 माना, अब क्या करोगे? वो जो मास्टर 13 एडजस्ट करवा दिए थे इतने दिन में, अब वो फिर अपने आप को यूपी 888 के अनुसार 11 होता है और यूपीपी के अनुसार नरक जिंदगी। यही गलत गलत पढ़ के ही सब भसड़ मचा देते हैं लोग बात, और कोई बात नहीं है। तो गलत न पढ़िए न गलत जानिए, कंसेप्ट पढ़िए, एग्जामिनर सही सवाल बनाए, डंके चोट पे लगा के आइए। अगर सवाल गड़बड़ है, टेक्निकली गड़बड़ है तो देखिए, तो मैं ये बात इसलिए समझा रहा हूं कि सवाल के 4 ऑप्शन पढ़े जाते हैं, रट के नहीं जाया जाता है परीक्षा में। उन 4 में जो बेस्ट हो उसको चुनना शुरू कर दीजिए। नजरों से नीचे गिरना, डर कर भाग जाओगे नजर से नीचे गिर के, है? अपनी प्रतिष्ठा बढ़ा दोगे। अब लज्जित होना और तिरस्कृत या अपमानित होना, इन दोनों में फर्क है। अपमानित में जो भाव होता है वो लज्जित में नहीं होता है, वो मेरी नजर से नीचे गिर गया, इसका मतलब वो अपने में लज्जित नहीं। लज्जा माने मान लीजिए कि हम ये शर्ट बाय द वे हम सीधी पहने, हम उल्टी पहन गए, मान लो उल्टी पहन गए, हाँ एक जूता और रंग का दूसरा जूता अलग रंग का पहन गए, ऐसा कुछ करके चले जाए तो अब कोई देखेगा टोक देगा तो थोड़ी लज्जा सी आ जाएगी, शर्म सी आ जाएगी, यार गड़बड़ हो गया, जूते पालिश नहीं है, फटे सटे हैं, इस टाइप का, मतलब वो लज्जा की बात है। इसमें अपमान नहीं है, अपमान प्रॉपर की मतलब बेइज्जत। तो नजरों से नीचे गिरने में तिरस्कृत या अपमानित होने का भाव होता है, लज्जित होने का भाव नहीं होता। लज्जित है सकारात्मक फीलिंग, तनिक पॉजिटिव है, लेकिन तिरस्कृत या अपमान, तो नजरों से नीचे गिरा देना में तिरस्कृत कर देना, तिरस्कार कर देना। तिरस्कृत से एक इंटेंसिटी ज्यादा है अपमानित, और तिरस्कृत से एक इंटेंसिटी कम है लज्जित। तो तिरस्कृत या अपमानित लिखा है तो ये वाला उत्तर एकदम सही, और यही मानना भी चाहिए। बात समझ गए? तो हमेशा 4 ऑप्शन में जो बेस्ट सूटेड हो वो जवाब लिखना चाहिए, रट करके हिंदी नहीं आ पाएगी जन्म में कभी। वर्त से व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? तो वर्त से किसको कहते हैं गुरुजी? वर्त से जो दांत के नीचे मसूड़े होते हैं तो उनको कहते हैं, और जब जिन अक्षरों को बोलने में उन मसूड़ों का स्पर्श हो जाए उनको वर्त से कहा जाएगा। तो कहिए जा, रस, ना, ला, इतने अक्षर होते हैं वर्त, जो वर्त से बोले जाते हैं। अब इनमें से को लिखा है चा, पा, नहीं गुरुजी, ई लगा दो, उपरयुक्त में से कोई नहीं, उपरयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, आइए पत्र लेखन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य लग रहा है? ध्यान से पढ़िए। व्यक्तिगत पत्रों में आत्मीयता और सहजता अपेक्षित होती है, मतलब पर्सनल चिट्ठी लिखे तो आत्मीय और सहज होकर के लिखें। औपचारिक पत्रों में भाषा संक्षिप्त, स्पष्ट एवं शिष्ट होनी चाहिए। जी वाजिब बात है, सही बात है। सरकारी पत्रों में प्रेषक और प्राप्तकर्ता के मध्य आत्मीय संबोधनों का प्रयोग होता है। मेरे प्यारे आदरणीय जिलाधिकारी महोदय, आपका प्रिय, आपके जिले का एक नागरिक,
जिलाधिकारी पाए छे तो दौड़ा के मारी तुमका। सरकारी पत्रों में प्रेषक और प्राप्तकर्ता के मध्य कोई आत्मीय संबोधनों का प्रयोग नहीं किया जाता। यही बात असत्य लिखी है। बड़ों को लिखे जाने वाले पत्रों में सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। व्यावसायिक पत्रों में विषय की स्पष्टता आवश्यक होती है। बाकी सारे तथ्य हूबहू एकदम चकाचक सही लिखे हुए हैं और जो गड़बड़ लिखा हुआ है वो सी लिखा हुआ है। 8 नंबर, लज्जा शब्द कैसा है? तत्समय, तद्भव, अर्ध तत्समय, देशज है और उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताओ। लज्जा उपर्युक्त में से कोई नहीं, काट दो। देशज नहीं है। अर्ध तत्समय लगा दे वहां साहब, नहीं है। तद्भव लगाया जाए, नहीं है। तत्समय ठेठ संस्कृत शब्द है, इसका तद्भव है लाज। संस्कृत में सुनाइए गुरुजी लज्जा कहीं, सुनो। या देवीं सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये श्लोक हैं दुर्गा सप्तशती में लिखे हुए हैं। या देवीं सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थितां शक्तिरूपेण संस्थितां निद्रारूपेण संस्थितां लज्जारूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो लज्जा ठेठ संस्कृत शब्द है, अतः इसको तत्सम ही कहेंगे। उर्दू शब्द किस विदेशी भाषा से हिंदी में आया है? अरबी से आया है, फारसी से आया है, तुर्की से आया है, पश्तो से आया है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। याद हो जाना चाहिए आपको ये शब्द सवाल। तुर्की से आया है। तुर्की लफ्ज है उर्दू। तुर्की भाषा में उर्दू लफ्ज लश्कर या बाजार के लिए आता है और वह भाषा जो हिंदुस्तान में लश्कर या बाजार के लिए डेवलप हुई। गुरुजी बाजार के लिए भाषा कैसे डेवलप हो सकती? मुगल लोग आए यहाँ फारसी लेकर के, फारसी उनकी लैंग्वेज थी और साहब जब वहाँ मुगल लोगों का यहाँ हिंदी वालों से संपर्क होता था तो आप देखिए, कभी मैं इसका एग्जाम्पल बहुत बेहतरीन देता हूँ। मैंने अपने जीवन के 10 बरस अमीनाबाद में काटे, लखनऊ के अमीनाबाद में। जब मैं पढ़ने आया था लखनऊ तो शुरुआत में मैंने जो कमरा लिया था वो अमीनाबाद चौराहे से एक नाथ सिनेमा रोड है जिस पे वही सब तमाम टुंडे कबाबी वबाबी वाली दुकान है, उसी पे आगे बढ़िए तो बमुश्किल आप 40 मीटर आगे बढ़ेंगे तो बाएं हाथ एक गली मुड़ती है जिसको लैया वाली गली कहते थे। चिक वाली गली या लैया वाली गली उसका नाम था। उस चिक माने वो काटने पीटने चिकन वाला नहीं है। बाहर हिंदुस्तान लखनऊ में चिकन पहना जाता है। हाँ, तो वो नहीं, और ये चिकन के लिए नहीं, वो चिक के लिए है। चिक के लिए स्पेशली उसको समझना है। चिक अलग है। तो जो चिक होता है, एक तो चिकन पहना जाता है, एक होती चिक। बांस की खपच्चियां ऐसे 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 धागों से बांध दी जाती थी ऐसे, और खिड़की विड़की के ऊपर लटका दिया जाता है, पर्दे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और वो जगह जगह, अब तो वहाँ चिक बनाने वाले कम रह गए, सब बड़ी बड़ी दुकानें हो गई। यही सब वेज नॉन वेज दुनिया भर की दुकानें वो पूरी लाइन में खुल गई हैं। और वरना सब जगह जगह अपनी वो बनाए बैठे रहते थे। हम जब लखनऊ आए हैं तब हमने देखा है कि वो चिक अभी तक बनता रहा। अब गिनी चुनी शायद दुकानें हो क्योंकि जमाने हो गए अमीनाबाद गए हुए। तो अमीनाबाद में एक किस्सा बता रहा था। मैं अमीनाबाद रहता तो वहाँ चश्मे वाले चश्मा बेचते हैं, बताएंगे इम्पोर्टेड है, 1600 का है। फिर आपके चलते चलते आप आगे बढ़ते रहे, भाई साहब 1000 दे दीजिए, 1200 दे दीजिए, 400 दे दीजिए। अब अगर आप रियल अमीनाबादी हो चुके हैं और अमीनाबाद बाजार समझ गए तो आप जानते हो चलते चलते क्या कहेंगे? 40 रुपया देंगे। अब वो जानते हो, अब वो आपके औकात एकदम ऊपर से नीचे तक छाए, खरीद पाओगे 40 रुपया ना। अब आप आगे बढ़ जाएंगे, वो आगे बढ़ जाएगा थोड़ी देर बाद। अच्छा लाए भाई साहब 40 कह दे दीजिए। ये अमीनाबाद। खैर ये रियल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, हाल कहना लीजिएगा। मतलब जब विश्वविद्यालय के दिन थे तो हम सब 2-4 दोस्त, चूंकि हम वहीं रहते थे तो जो भी आता था अमीनाबाद हमारे कमरे, चलो भाई घूमे चले। हाँ, तो बाजार घूमते तो प्रकाश की कुल्फी बनी थी, सब बना था, चाय वाय की दुकान थी वहाँ। रात में मिठाई बढ़िया मिलती है। रात में मिठाई मतलब 10 बजे के बाद, अब वो खटिया वटिया डाल के बढ़िया लाते हैं, मिठाई लगाते हैं, 2-4 घंटे बिक्री करते हैं, चले जाते हैं। तो होता ये था कि गए तो ऐसा हो जाता। खैर मैं किस्सा बताता हूँ। तो अमीनाबाद में अब बाय द वे कोई अंग्रेज आ जाए और ये कहे भाई साहब चश्मा, मैं उर्दू सिखा रहा हूँ, चश्मा। और अंग्रेज क्या बोले,
स्पेक्टिकल्स, लेट वो बोले सी सम स्पेक्टिकल्स, या वो गॉगल्स, ऐसा कुछ बोल दे। अब अगली बार जब वो अमीनाबाद का चश्मा बेचने वाला अंग्रेज को देखेगा तो वो क्या बोलेगा? साहब चश्मा, बोलेगा साहब स्पेक्टिकल्स, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? भले वो मतलब ना जानता हो, लेकिन वो शब्द उसके भीतर शामिल हो गया, हिंदी में अंग्रेजी चली गई। ऐसे ही जब मुगलों का जो ये क्या कहते हैं फारसी का आधिपत्य था, तो हिंदी और फारसी इसी तरह मिक्स हुई। उनको कुछ खरीदना है तो वो दुकानदार बोल रहा है ये हिंदी नाम, ये बोल रहे हैं उसका फारसी नाम, इस तरह फारसी हिंदी फारसी हिंदी फारसी हिंदी बाजार में मिक्स होती रही, और ये मिक्सचर से जो भाषा तैयार हुई इसको उर्दू कहते हैं। याद रखना, उर्दू इस पूरी दुनिया में 3 देश हैं जो भारत ही है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और हिंदुस्तान, इसके अलावा कहीं नहीं बोली जाती, क्योंकि पैदाइश यहीं की उर्दू। हाँ, उर्दू यहीं पैदाइश है। तो आप समझिए कि और ये लफ्ज जो उर्दू या लश्कर या बाजार है, ये तुर्की से लिया गया, तुर्की से लिया गया। इज इट क्लियर? तो उर्दू इस तरह से बन करके तैयार हुई हिंदुस्तान में, इसको याद रखेंगे। गुड़ाकेश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? गुड़ाकेश, गुड़ा धन केस ना गुरुजी, गुड़ा के धन ईस नहीं गुरुजी, गुड़ा का धन ईस, यही गुरुजी बस। गुड़ाका क्या है? निद्रा है। ईश माने क्या होता है? स्वामी जो निद्रा को जीत ले वो गुड़ाकेश है, अर्थात भगवान विष्णु। नहीं, गड़बड़ा देते हैं, गुड़ाकेश कहते हैं भगवान शिव को, और गुड़ाकेश अनेकार्थी शब्द है, अर्जुन को कहा जाता है। अर्जुन और भगवान शंकर के लिए गुड़ाकेश शब्द आता है। गुड़ाका धनीस गुड़ाकेश। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल, चवन्नी शब्द में कौन सा समास निहित है? तो गुरुजी चवन्नी शब्द में 4 आनों का समूह या भाव निकलेगा, और यह समास हो जाएगा द्विगु समास। 4 आने का समूह, जहां समूह का भाव है वहां लगा देंगे। दुर्लभ शब्द में मूल उपसर्ग कौन सा है? तो दुर्लभ शब्द में अगर मूल उपसर्ग पर जाएंगे तो आप पाएंगे दुस नहीं है, दुर नहीं है, नहीं सॉरी, ऊपर से कोई नहीं, ये नहीं है। अब आते हैं कि अगर दुर्लभ शब्द में उपसर्ग पूछा जाए तो याद रखिएगा, मैंने ये बात बहुत बार समझाई है कि दुर्लभ शब्द बना कैसे है, दुह धन लभ से बना हुआ है। लेकिन जब भी तुमसे उपसर्ग पूछा जाए, मूल तो शब्द दुह ही है, लेकिन दुह उपसर्गीय रूप में जब बदलता है तो इन सब रूपों में बदलता है कि वो दुर कहा जाता है, उसी को दुस कहा जाता है। तो जब आपसे उपसर्ग पूछे तो आप दुह लिखा होने के बावजूद दुर लगाएंगे, ये बात मगज में धर लीजिएगा। अगर दुर ना लिखा होता तब तो दुह ही उपसर्ग था, लेकिन अगर दुर लिखा है तो दुह नहीं लगाएंगे, दुर लगाएंगे। इतनी बात याद रखिएगा, क्योंकि सवाल उपसर्ग का है, यही सवाल संधि का होता है। दुर्लभ शब्द के शब्दों को अलग कीजिए, अगर दुर्लभ शब्द के शब्दों को अलग, संधि के अनुसार शब्दों को अलग कीजिए। एक ऑप्शन लिखा होता दुर्धन लभ और एक लिखा होता दुहधन लभ, तब दुहधन लभ सही होता और दुर्लभ गलत हो जाता। बस यही बात है हिंदी। प्रश्न क्या पूछा जा गया है, सब कुछ इस पर निर्भर है। सवाल संख्या 13 देखिएगा। वाराणसेय शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय किस श्रेणी का है? वाराणसेय। तो अगर वाराणसेय की बात करें तो ये एक बार सवाल बताया भी, याद हो जाए आपको। वाराणसी शब्द वाराणसी में एय प्रत्यय जोड़ने से बना है, और एय जो है वो संतानवाचक या किसी चीज से जन्मे का भाव देता है। तो वाराणसेय कर्तृवाचक, कृदंत या भाववाचक या विशेषणवाचक ये नहीं है, ये अपत्यवाचक है। यहां याद रखिएगा, अपत्य का मतलब संतान होता है। तो कोई चीज किसी से जन्मी या भाव देने वाले को क्या कहा जाता है, या कोई चीज किसी से जन्मी है या फीलिंग जब दी जाए तो उसको अपत्यवाचक तद्धित कहा जाता है। गंगा से गांगेय, कुंती से कौंतेय, कृष्ण क्या कहते हैं वसुदेव से वासुदेव, और कुंती से कौंतेय, राधा से राधेय। तो ये जितने शब्द हैं, गंगा से गांगेय, ये जितने शब्द ए वाले बनते हैं वे सब अपत्यवाचक कहते हैं। तो वाराणसी से वाराणसी माने वाराणसी से जन्मा। अब जो भी, कोई जरूरी नहीं कि वो कोई पर्टिकुलर नाम हो, कोई व्यक्ति हो, नहीं, वाराणसी माने वाराणसी से जन्मा, वाराणसी से संबंधित, तो अपत्यवाचक तद्धित हो जाएगा। अब तुम पढ़ने जाओ, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? अब तुम पढ़ने जाओ, उपरयुक्त में से कोई नहीं, संबंध बोधक स्थान बोधक। तो आप जाके अब तुम पढ़ने जाओ, कब जाओ? अब जाओ,
क्या बता रहे हैं? समय बता रहे हैं। और समय बता रहे हैं तो कालवाचक क्रिया विशेषण, ये सब कुछ क्रिया विशेषण ही है। तो कालवाचक संबंध बोधक किसको कहते हैं? वो प्रीपोजिशन को कहते हैं। स्थानवाचक एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। परिमाणवाचक एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी होता है। कालवाचक एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। तो एडवर्ब यानी क्रिया के समय का पता चलता है। अब जाओ, समय का बोध हो रहा है इसलिए भी लगा देंगे। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यहाँ कौन सा सर्वनाम है? जिसकी उसकी, जिसकी उसकी। तो अगर जिसकी उसकी की बात की जाए तो ये संबंधवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम, जिस, उस, जो, वह, जिसे, वह, जिसने, वह, ये सब जब भी आ जाए संबंधवाचक सर्वनाम मान लेंगे। बच्चा पतंग उड़ा रहा है, किस प्रकार की क्रिया है? बच्चा पतंग उड़ा रहा है। क्या ये पूर्वकालिक क्रिया है? नहीं गुरुजी। अगर पतंग उड़ा कर बैठ गया, वाक्य शब्द में कर जुड़ जाए तो पूर्वकालिक मान लेंगे। क्या ये संयुक्त क्रिया है? याद रखना, संयुक्त क्रिया वहां होती है जब दो मूल क्रियाएं जुड़ती हैं। चलने लगा, बैठ गया, हंस पड़ा, रो दिया, खा चुका भी उसमें आ जाएगा सहायक क्रिया में। खा गया, माने दो मूल क्रियाएं जुड़ करके जब एक क्रिया बने तो उसको संयुक्त क्रिया कहते हैं। मूल क्रिया और सहायक क्रिया को संयुक्त क्रिया नहीं कहते हैं। गया है सहायक क्रिया है, चुका है सहायक क्रिया, रहा है, रही है सहायक क्रिया है। हेल्पिंग वर्ब से संयुक्त क्रिया नहीं बनते, दो मूल क्रियाओं से संयुक्त क्रिया बनती है। ठीक है, तो यहां संयुक्त क्रिया का भी बोध नहीं है। नाम धातु क्या होती है? जब संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से क्रिया बनाई जाए। हथियाना, लतियाना, बतियाना, जुतियाना, वो भी नहीं दिया है। तो क्या है? प्रेरणार्थक है? हाँ जरूर प्रेरणार्थक है गुरुजी। कौन उड़ा रहा है? बच्चा उड़ा रहा है। अब एक बात बताओ, क्या बच्चा उड़ रहा है? बच्चा उड़ा रहा है। उड़ कौन रहा है? पतंग। तो जब कर्ता स्वयं काम ना करे, किसी और को करवावे। अब यहां कोई और चीज जिंदा होनी नहीं जरूरी है कि वो जिंदा हो। पतंग उड़ती है, क्रिया का जो मूल रूप होता है वो होता है उड़ना, मूल रूप क्रिया का। और उसके बाद होती है क्रिया का प्रथम प्रेरणा होती है और फिर द्वितीय प्रेरणा होती है। द्वितीय प्रेरणा। तो जब आप कहते हैं उड़ ना, तो खुद उड़ा, उड़ा ना, तब आप नहीं उड़ेंगे, आप किसी को उड़ाएंगे। तो पतंग उड़ाए, तितली उड़ाओ, चाहे पतंग उड़ाओ। उड़ाना प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। और उड़वाना, तुम खड़े ही नहीं हो, तुम दूर हाथ बांधे खड़े हो। आज मैंने अपने भतीजे से पतंग उड़वाई, तो द्वितीय प्रेरणार्थक हो जाएगा। आज मैंने पतंग उड़ाई, तो मैं थोड़े उड़ा, पतंग उड़ी। पतंग को झटके मारे गए, उड़ी, पतंग उड़ाने वाला मैं, यानी कि कर्ता स्वयं काम ना करके उसमें। अच्छा, तो एक कोई और चीज, मतलब वो जो मूल क्रिया है वो कोई और ही कर रहा होता है। जैसे जगना की बात कर ले, जगना, जगाना और जगवाना। मैं जग गया, मूल क्रिया है। मैंने बच्चे को जगाया, तो जगाने के लिए बच्चा मौजूद है? हाँ जी है। तो जागेगा कौन? बच्चा, लेकिन मैं उसमें शामिल हो गया। तो कर्ता जब क्रिया में शामिल हो जाए तो वो उस क्रिया में शामिल रहे, करेगा कोई और, होगा क्रिया किसी और से संपन्न, ये नहीं करेगा, बस ये शामिल हो जाएगा तो प्रथम प्रेरणा। और ये दूर हाथ बांध के किसी और से करवाएगा तो द्वितीय प्रेरणा हो जाएगी। मैंने बच्चे को जगाया, प्रथम प्रेरणा जगाना, और मैंने बच्चे को जगवाया, द्वितीय प्रेरणार्थक। मैंने पतंग उड़ाई, प्रेरणार्थक, प्रथम प्रेरणार्थक। मैंने पतंग उड़वाई, दूसरी द्वितीय प्रेरणार्थक। इस तरह से ये शब्द तैयार होते हैं। तो बच्चा पतंग उड़ा रहा है, बच्चा तितली उड़ा रहा है, बच्चा कनकौए लड़ा रहा है। तो बच्चा कुछ खुद नहीं कर रहा है, करवाया जा रहा है। ये जो चीज है, ये क्रिया इस पर उतर रही है, और इस क्रिया का प्रेरणा स्रोत, इस क्रिया को करवाने वाला बच्चा हो रहा है। अतः इसमें प्रथम प्रेरणा हो जाएगी। प्रेरणार्थक क्रिया के दो भेद होते हैं, याद रखिएगा। इसमें बहुत जन आगे, वो सिपाही में सवाल आया, पूर्वी तितली उड़ा रही, उसमें वो तर्क देने लगे कि तितली पूर्वी उड़ा रही है। अरे भाई, उड़ाना ही प्रथम प्रेरणा है, आगे बातें खत्म। उड़ाना ही प्रथम प्रेरणा है, आगे बातें खत्म। कुछ सोचे, और फिर उड़ाने, तितली उड़ेगी ना, मैं थोड़े उड़ रहा हूं, पूर्वी थोड़े ना उड़ रही, उड़ तो तितली रही है। तो बस यही मामला समझ लेना है। यही हिंदी नहीं समझेंगे और तर्क कैसे देंगे कि दुनिया के सारे वैयाकरण इन्हीं की आत्मा उतर गए हैं। तुम उसे जाने मत देना। इस वाक्य में मत क्या कार्य कर रहा है? मत दो वाक्यों को जोड़ रहा है, नहीं क्रिया की विशेषता बता रहा है, नहीं निषेध का अर्थ दे रहा है। गुरुजी मना कर रहा है।
ये प्रश्न पूछा जाता है कि किया जाता है? प्रश्न करना होता है, वर्तनी में याद रखना, वाक्य शुद्धि में याद रखना। प्रश्न शब्द के साथ पूछना का इस्तेमाल नहीं करते, प्रश्न शब्द के साथ करना का इस्तेमाल करते। परिणीता शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयोग किया जाता है जिसका परिणाम ना निकला हो? नहीं। वह स्त्री जिसका विवाह ना हुआ हो, वह स्त्री जिसका विवाह हो चुका हो। गुरुजी यही सही है। जो देखने में प्रीतिकर हो, प्रियदर्शी हो जाएगा। वह स्त्री जिसका विवाह ना हुआ हो उसको अपरिणीता बोल देंगे, जिसका परिणाम ना निकले उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। वह स्त्री जिसका विवाह हो चुका हो वो परिणीता है, और जिसका विवाह ना हुआ हो वो अपरिणीता है, अपरिणीता है। पके जामुन पेड़ से गिर जाते हैं, यहां कौन सा कारक है? कहां से गिर जाते हैं गुरुजी? पेड़ से गिर जाते हैं। पेड़ बेचारा जामुन को पालता पोसता है, हरी हरी बतिया होती है, फिर वो थोड़ा पकता है, फिर तो उसमें गूदा आता है, फिर पानी वानी आता है, बरसता है तो उसमें स्वाद आ जाता है, और जब वो स्वाद आ जाता है वो खाने योग्य हो जाता है तो पेड़ को छोड़ के बेवफा चला जाता है। तो पेड़ से गिर जाते हैं। जो दर्द सह रहा है कौन? पेड़। उसमें अधिकरण वो अपादान हो जाएगा, तो इसमें कारक अपादान हो जाएगा। 19 के बाद 20 नंबर देखें। सर्व शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? सर्व भगवान शंकर को कहा जाता है। तो माता पार्वती के लिए इनमें से कौन सा शब्द है? याद रखिए। तो सर्व का सर्विनी, भवानी है तो फर्जी लिखा है, भव का भवानी होता है। अच्छा, तो उत्तर मान लिया जाए गुरु जी सर्व सर्विणी है, गलत हो जाएगा, सर्वाणी होता है। भव भवानी, सर्व सर्वाणी, इंद्र इंद्राणी, जो शब्द आनी शब्द से जोड़ के के बनते हैं वो उसमें आते हैं। तो सर्वाणी माता पार्वती को कहते हैं, सर्व भगवान शंकर को कहते हैं। 21 नंबर सवाल, अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई है। अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई है। तो अगर थकावट दूर हो गई है, अगर गई है, हुई है, खाई है, नहाई है, हाँ ऐसा कुछ बने तो ये सब आसन्न भूत है। अब ये सवाल एक बार परीक्षा में आया है, अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, अगर ये है ना लगाया जाए इसके साथ तब ये सामान्य भूतकाल है। रटने वाले रटे अगरबत्ती वाले सवाल में सामान्य भूत रटा था, और जाओ सामान्य भूत लगाओ तो खोपड़ी पट क्यों? अरे भाई हम अगरबत्ती और सुगंध बना के इसको किसी भी काल का बना दे, तो तुम्हारे सामने जो सवाल लिखा है तुम उसको देखो ना यार। सवाल क्या लिखा है? थकावट दूर हो गई है, तो आसन्न भूत लगा दीजिए। उससे जलेबी खाई गई, उससे जलेबी खाई गई यानी उसके द्वारा जलेबी खाई गई, यानी कर्ता को फोकस न दे करके जलेबी को फोकस दिया गया। जलेबी क्या है? कर्म है, जलेबी खाई गई। यह महत्वपूर्ण है इसलिए यह कर्मवाच्य हो जाएगा। जब कर्ता महत्वपूर्ण ना हो करके कर्म महत्वपूर्ण हो जाए तो वाक्य कर्मवाच्य हो जाता है। आइए सवाल संख्या 23 को देखें। तुमने अगर साथ दिया होता तो मेरी दुनिया कुछ और ही होती। 20 बरस बाद नायक और नायिका किसी चौराहे पर टकरा जाते हैं तो उसमें से नायक या नायिका ये डायलॉग मार सकता है यह सकती है, तुमने अगर साथ दिया होता तुमने अपने बप्पा की मानी, हमने अपने बप्पा की मानी तो तुमने अगर साथ दिया होता तो मेरी दुनिया कुछ और होती। क्या है? कौन सा मूड है कर्ता का? कंडीशनल मूड है, तुमने नहीं दिया। और वेयर जहां भी तुमको कंडीशन दिखाई पड़े, तुमको वृत्ति में कंडीशन दिखाई पड़े, तुमको वाक्य में कंडीशन दिखाई पड़े, तुमको पक्ष में कंडीशन दिखाई पड़े, तुरंत उसको संकेतार्थ कह देना। और अगर काल में कंडीशन दिखाई पड़े तो हेतु हेतु मद कह देना। बस इतनी सी बात समझनी होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। परीक्षा चल रही है, इसमें क्रिया का कौन सा पक्ष है? When work is in progress, वर्क इज इन प्रोग्रेस, तो इसको सातत्य बोधक कहा जाता है। सतत यानी लगातार जो कार्य चल रहा है वह सातत्य बोधक है, सातत्य बोधक। अच्छा अब एक बात बताओ, यही सवाल आप कोई और परीक्षा पढ़ रहे हो और उसमें थंबनेल लोअर ना लगा हो तो क्या वो हिंदी नहीं रहेगी? अपने मन से ये भरम मिटाना पड़ेगा। 9:30 बजे जो भी क्लास चल रही है उसमें बिना थंबनेल देखे आना पड़ेगा। आपकी जो परीक्षा देने जाइएगा हो जाएगी, ये पक्की बात है। आइए 24 के बाद 25, छोटे कोष्ठक का प्रयोग कब किया जाता है? छोटे
कोष्ठक का प्रयोग कब किया जाता है? वाक्य खत्म करने पर तो गुरुजी पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। त्रुटि सुधार करने के लिए तो वो बड़े कोष्ठक का इस्तेमाल करते हैं। प्रश्न करने पर क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल, पूछना नहीं करना होता है, वो टाइपिंग में लिखा गया है, वो टाइपिस्ट अपने मन से करने पूछना बना दिया होगा, सवाल छपा ही होगा तो उसने कर दिया होगा। शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु तो छोटे कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। कोई कठिन शब्द आया और आपको लग रहा है वाक्य में कठिन शब्द है, इसका अर्थ हम स्पष्ट नहीं करेंगे तो बात अधूरी रह जाएगी, तो ब्रैकेट बना करके उसके अर्थ को स्पष्ट कर देते हैं। तो शब्द के या कठिन शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए छोटे कोष्ठक का उपयोग किया जाता है। बात याद रहेगी, उम्मीद करता हूं याद रहेगी। तो बच्चा आज की यह 25वीं यहीं खत्म करते हैं। और हिंदी भास्कर बाय अमरनाथ गूगल प्ले स्टोर पर हमारा एप्लीकेशन मौजूद है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आप UPSSC का संपूर्ण पाठ्यक्रम पढ़ लें तो आप यह सहायक नाम से बैच ले लीजिए। अगर आप सामान्य हिंदी की कोई भी परीक्षा पढ़ना चाहते हैं आप वर्दी बैच ले लीजिए। अब आप कहेंगे गुरुजी हम तो ये ले लिए हैं तो UPSSC कोई अलग बैच है, नहीं। जितना कुछ UPSSC में एक्स्ट्रा आता है, माने पत्र लेखन आदि, वो हमने इसमें भी डाल दिया है। और जितना रस छंद अलंकार यहाँ कभी नहीं पूछा जाता था वो हमने इसमें डाल दिया है। हमने दोनों को बराबर कर दिया है। आप चाहे सहायक बैच ले लें और चाहे आप वर्दी बैच ले लें। आप यदि अपने आप में कंप्लीट हिंदी का बोध लाना चाहते हैं, संपूर्ण हिंदी, आप संधि समास रस छंद अलंकार वर्णमाला और साहित्य फाहित्य पत्र लेखन और दुनियादारी जितना कुछ है वो सब पढ़ना चाहते हैं, दिस इज फॉर यू। आप इन दोनों में से दोनों का जो दक्षिणा है वह बराबर बराबर है, 1 वर्ष की वैलिडिटी दोनों की सेम है। आप इन दोनों में से कोई एक बैच ले लेंगे तो बात बन जाएगी। बाकी पॉलिटेक्निक वालों की परीक्षा सितंबर में, जुलाई से इनकी भी ABCD, अभी तो रिकॉर्डेड थ्योरी पूरी खत्म कर चुके होंगे, अब तनिक और तकनीकी इसमें जुलाई से शुरू करेंगे। तो बच्चा, और एक महत्वपूर्ण बात ये कि CSAT वो क्या कहते हैं क्या कहते हैं PCS का नोटिफिकेशन आ गया है PCS का। तो PCS का बैच हमने आपसे कहा था विद इन जून ले आवेंगे। 15 जून के बाद कहा था, वो 15 जून के बाद आते आते 30 हुई जा रही है, क्या करें। लेकिन जुलाई नहीं लगेगा। PCS का प्रीलिम्स का, मेंस का और निबंध का बैच लॉन्च किया जाएगा। RO का, मेंस का, प्रीलिम्स का बैच लॉन्च किया जाएगा। और उसके अलावा GIC के बालक बहुत परेशान हैं, GIC मुख्य परीक्षा का बैच लॉन्च किया जाएगा। सब कुछ बिफोर 30th हो जाएगा या 30 को हो जाएगा। 30 को वैसे दिन कौन सा पड़ रहा है, मंगल पड़ रहा है। हाँ, तो 30 जानो 30 हुई तो करते हैं। आज ये सब अपकमिंग बैच हैं, पाइपलाइन में बैच हैं, जब आ जाएंगे आपको यही सूचित कर दिया जाएगा, एप्लीकेशन पे दिखने लगेंगे। खूब खुश रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो, सदा सर्वदा आनंदित रहो। इसी शुभकामना के साथ आज के एपिसोड को करेंगे यही खत्म। मुलाकात करेंगे अगले एपिसोड में हम, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।